जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले शिफ्टों में एक्सपेक्टेड उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक के, पजल्स के, क्लॉक एंड कैलेंडर के, तो उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका भी आने वाले शिफ्टों पर एग्जाम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन फॉलो करते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। यानी 7 दिन का साइकिल चलता रहता है, 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, तो 7 ही दिन हो गए, तो 7 का साइकिल चलता रहता है। और आपको पता है कि एक साल में होता है साधारण वर्ष में 365 दिन। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एक शेषफल बच जाता है, यानी आप कह सकते हो कि एक विषम दिन बच जाता है। तो वहीं जब 366 दिन यानी कोई लीप वर्ष फंस जाता है, 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 विषम दिन बन जाता है। कितने दिन? 2 विषम दिन। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को अगर वो रविवार है, तो सीधी सी बात है कि अगले साल जो 1 जनवरी 2007 होगा, उसमें भी क्या होगा आपका, सोमवार होगा। यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपका साधारण वर्ष में एक दिन आपका ऑड हो जाता है, विषम हो जाता है। यानी कि अगर साधारण वर्ष है और अगला साल जा रहा है तो एक दिन आगे वाला होगा जब 1 जनवरी आएगा उसी दिन। इसी तरह से अगर कोई लीप वर्ष होगा ना, और अगला वर्ष जब अब आएगा ना, तो लीप वर्ष से होके तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। यानी कि एक दिन तो होगा, फिर एक और उसके आगे दिन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। देखो, 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को क्या रहा होगा? 7 को रहा होगा आपका क्या, सोमवार रहा होगा। एक दिन आगे बढ़ेगा क्योंकि 2006 आपका और वो था, साधारण वर्ष था, लीप नहीं था। फिर इसी तरह से अगर 1 जनवरी 2007 को आपका क्या था, सोमवार था, तो 8 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और 9 को क्या हो जाएगा, तो याद रखना 8 को तो मंगल होगा, लेकिन 9 को क्या हो जाएगा, बुध गुरुवार हो जाएगा। क्योंकि आपका 8 क्या है, लीप फंस जाता है, तो 9 को गुरुवार हो जाएगा। फिर 10 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, एक ही दिन आगे बढ़ेगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। याद रखना, जो साल लीप फंस जाता है उसमें आप 2 दिन बढ़ा दोगे, और जो आपका साधारण है उसमें एक दिन अगला जाके बनता है। इस कॉन्सेप्ट से इसका आंसर शुक्रवार आएगा। चीज़ों को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं 20 फरवरी को मिला लूँ 2020 को, ठीक है, और इधर 15 अप्रैल को मिला लूँ, तो अप्रैल के कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। दोनों दिनों को मिला के कह रहा 20 फरवरी तक, 20 के बाद, अब 20 को तो मैंने मिलाया ही। अब याद रखो कि फरवरी जो है ना 2020 है, तो एक लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो 20 को तो काउंट करना है, और 20 के बाद 9 दिन और करना है, तो 9 एक 10, यानी 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कितना, 15 10 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे अप्रैल की बात किया है तो एक महीना मार्च भी तो बीच में है, और मार्च कितने दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 15 दिन 25 तो ये हो गया, अप्रैल और फरवरी का जोड़ लिया मैंने। ठीक है, लेकिन 31 दिन मार्च का भी जोड़ूंगा, तो 31 10 41 5 46 10 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी चीज़ आपसे ये यहाँ पे ये जानना चाह रहा था वो, कि 2020 जो लीप है, आप एक दिन को छोड़ तो कहीं नहीं रहे हो, 56 की जगह 55 तो नहीं लगा रहे हो। ठीक है, बस इतना जानना चाह रहा था आपसे एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समझने हैं। यदि 29 नवंबर 2010 को सोमवार था, तो 29 नवंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। देखो, 29 नवंबर 2010 को अगर सोमवार है, साधारण वर्ष है 2010, तो 29 नवंबर 2011, अब अगर आप काउंट करना चाहो तो एक एक दिन भी काउंट कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो 2 दिन। देखो, मैं अगर एक दिन करूँ तो 11 में कितना होगा, तो 11 में अगर देखो आप 10 से अगर 11 जाओगे तो 11 आपका मंगलवार एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12 में जाओगे तो मंगलवार से बुधवार एक दिन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप जब 13 में जाओगे ना, तो 12 क्योंकि आपकी लीप था तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो बुध से गुरु शुक्र, यानी शुक्र आ जाएगा 13 पे। 13 पे क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। ठीक है,
13 पे आपका क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। 14 पे आपका क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। 15 पे आपका क्या रहेगा, रविवार रहेगा, एक दिन आगे बढ़ रहा। फिर 16 क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। लेकिन 17 को याद रखना, क्योंकि 16 आपका लीप है, यानी सोमवार से मंगल बुध, यानी 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी कि आपका 2017 जो है क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यानी कि जब लीप फंस जाए ना, तो उसके अगले वाले में 2 दिन आप आगे बढ़ा दोगे। इस तरह से ईयर में चलता है। तो 29 नवंबर 2010 को सोम था, तो 29 नवंबर 17 को आपका बुधवार हो जाएगा। याद रखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 16 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 16 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह होगा। अब पीछे जा रहा है, ये क्या जा रहा है, पीछे। तो सेम वही चीज़ें हैं, आपको प्रोसेस को थोड़ा पीछे कर देना है। तो देखो 16 जनवरी 2010 को क्या था आपका, लेट सपोज अगर मैं ये मानता हूँ कि 16 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 14 में जब आप आएंगे तो 14 में क्या हो जाएगा, उसी 16 जनवरी को, तो 14 में आपका गुरुवार हो जाएगा। आप आगे गए थे, अब पीछे आ जाओ, है ना, जिस तरह से आगे गए थे, शुक्र से गुरु होगा। फिर आप जैसे ही आप 13 में आओगे ना, तो बुधवार हो जाएगा। फिर जब आप 12 में आओगे ना, हाँ यहाँ पे याद रखना, 13 से जब आप 12 में आओगे तब बुध से सोम होगा, मंगल नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है आपका क्या है, एक लीप वर्ष है। तो 12 क्या हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। 11 आपका सोम से कम रविवार हो जाएगा। और 10 में आप आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक कम रवि से अगर एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। तो इस तरह से आपको पीछे बढ़ाना है, लेकिन लीप का ध्यान रखिए। तो शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो महीने का 19वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, समझना। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी कि शुक्र से 3 दिन अगर पहले आप जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका, गुरु बुध अमंगल, यानी मंगलवार होगा। शुक्रवार से 3 दिन पहले मंगलवार। ठीक है, मंगलवार की ये बात कर रहा है। मंगलवार क्या है, महीने का 7वां दिन क्या है, मंगलवार है, यही बोल रहा है। तो महीने का 19वां दिन क्या हो जाएगा, 7वां दिन अगर मंगलवार है, तो 14वां दिन भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा एक सप्ताह में। फिर आपको 5 दिन और जोड़ना है, 14 5 19, यानी मंगल के बाद बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यानी रविवार आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वां है, कि यदि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया। तो अगर बुधवार को मनाया गया, 1988 क्या है, क्या लीप वर्ष है, क्या लीप वर्ष है। देखो देखा जाए तो 1988 है ना, एक स्वतंत्रता दिवस, हाँ लीप वर्ष है। तो बुधवार यानी कि गुरुवार, एक मिनट, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1988 तो है लीप वर्ष, 1988 क्या है, लीप वर्ष है। तो कायदे से देखा जाए तो 2 दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन 2 दिन इसलिए नहीं बढ़ेगा, स्वतंत्रता दिवस आता कब है, 15 अगस्त को आता है। और लीप वर्ष किसके कारण बढ़ता है, फरवरी के कारण। फरवरी में 29 दिन हो जाता है लीप वर्ष में। लेकिन ये तो आपका क्या कर गया, ये आपका फरवरी तो क्रॉस कर गया है। अगर ये फरवरी आपका क्रॉस कर गया है और अगले महीने यानी अगले साल में आपका यहाँ पे लीप नहीं है 1989, यानी कि एक ही दिन तब बढ़ेगा। अगर ये फरवरी के पहले जनवरी की बात हो जाती, तब आपका 2 दिन आगे बढ़ता अगले साल, लेकिन एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि अगस्त जो फरवरी के बाद आता है, तो 29 तो आपका पहले ही निकल गया। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ही दिन बढ़ाओगे, तो गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 15 जनवरी की बात कर देता, तब आपका आंसर शुक्रवार होता, 2 दिन बढ़ा देते। ठीक है, याद रखना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि यदि आज सोमवार है और 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑड डे पे इसको मैं करना शुरू करता हूँ। ऑड डे क्या होता है, 63/7 कर दो। आपको पता है एक सप्ताह में 7 ही दिन तो होते हैं। जैसे ही मैं विषम दिन निकालने की कोशिश करूँगा ना, तो 7 नहीं है 63 होता है। आपका विषम दिन यानी शेषफल ही विषम दिन होता है। शेषफल क्या है, 0 आ गया। जैसे ही आपका शेषफल 0 आया, इसका मतलब ये कि जो सोमवार आज है, तो 63 दिनों बाद भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि आपका शेषफल 0। अगर शेषफल 1 आता, विषम दिन 1 आता, तो अगला एक मंगलवार हो जाता, 2 आता तो बुधवार हो जाता। समझ रहे हो बात को। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कि इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ, ये बताना है। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है,
कि 9 जनवरी 2015 को एक बंदे ने जन्म लिया, उसके 549 दिन बाद किसने जन्म लिया? इसने। ठीक है, 549 दिन यानी कि 2016 की बात कर रहा। ठीक, तो एक बात बताओ, 9 जनवरी 2015 से अगर आप 2016 में जाओगे 9 जनवरी को ही, तो कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 365 दिन आ गए, अब 9 जनवरी की ही बात है। 549 में 365 घटा लो तो 500, 1 मिनट मिटा के लिख देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से समझना। देखो 549 टोटल दिन है, आपको पता है कि एक साल में 365 दिन हो गए। 9 जनवरी 2015 से 2016 में जब 9 जनवरी को ही जाओगे तो 365 दिन यानी 365 घटा लो, वही तारीख आ जाएगी 365 घटाने पे। तो 9 5 गए 4, और इसके बाद 14 में 6 गए 8, और 4 में 3 गए 184 दिन बचा। अब 184 दिन आपका बच गया। अब एक बात बताओ, 184 दिन आपका बचा और तारीख पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 9 जनवरी के बाद 9 फरवरी आएगा, और साधारण वर्ष 16 भी होगा। 16 आपका साधारण नहीं, 16 आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, जब लीप वर्ष होगा तो आप 9 जनवरी से 9 फरवरी में जाओगे, 9 मार्च में जाओगे। ठीक है, ऐसे करते करते अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं भाग दे दूं 30 का, क्योंकि एक जो आपका महीना होता है वो 30 दिन लगभग माना जाता है, बट होता नहीं है। अगर ये नहीं करता तब भी 184 को मैं कर सकता हूँ। कैसे? 9 जनवरी 2016 को अपन ने देखा कि अभी तक पहुँचे हैं, और उसके 184 दिन और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 9 फरवरी 2016 आएंगे, तब आप कितने दिन बढ़ जाओगे 9 जनवरी 2016 से 9 फरवरी 2016 में? एक सेकंड, अगर आप देखोगे तो 9 जनवरी 2016 से जनवरी कितने दिन बच जाएंगे? जनवरी के जो दिन बच जाएंगे 184 को पूरा करने के लिए, वो बच जाएंगे आपके 22 दिन। तो 22 दिन जनवरी के बचेंगे, क्योंकि 9 22 9 31 होता है, 31 का महीना होता है। फरवरी कितने दिन बचेंगे? तो फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी 2016 की, तो 29 दिन ये हो गया। फिर मार्च में कितने दिन हो जाएंगे? तो मार्च में हमेशा कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल में आप आओगे तो अप्रैल में 30 दिन ले लेना, मई में 31 दिन ले लेना, जून में आप ले लेना 30 दिन। तो 30 जून यानी कि 30 जून तक आप ले लोगे। फिर उसके बाद आपका जुलाई का 11 दिन ले लोगे। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको खुद से भी बनाना है। तो इसका आंसर आएगा 11 जुलाई 2016। अब आपको कैलकुलेट करना है कि जनवरी से लेके जून या 11 जुलाई तक क्या 184 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। आपको क्रॉस चेक करना है कि 11 जुलाई तक 9 फरवरी से लेके 9 जनवरी 2016 से लेके 11 जुलाई 2016 तक क्या 184 दिन ही होते हैं कि नहीं होते हैं। ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपको बताना यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी 1 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझने की ज़रूरत है। पूछा कौन सा है कि घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ेगी। तो याद रखना, जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री आगे जाती है, और 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री आगे जाती है। कितनी डिग्री आगे जाती है? 1/2 डिग्री आगे जाती है। एक कॉन्सेप्ट है। अब 7 बजे से सुबह के, अब घड़ी में 1 बज गए हैं, तो घंटे की सुई कितनी डिग्री आगे बढ़े होगी? ठीक है, तो आपको समझना ये है कि अगर कोई घंटे की सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री बढ़ रही है, तो आपको बताना है कि 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी। तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि 1/2 गुणे 60 करोगे 30 ही आएगा ना, यानी कि 1 घंटे या 60 मिनट में 30 डिग्री। अब 1 घंटे में अगर ये 30 डिग्री घंटे की सुई आगे बढ़ती है इसी कॉन्सेप्ट से, तो आपको 1 बजे यानी 7 बजे सुबह थे तो 7 5 12 1 6 यानी 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में 3 छंग 18 होता है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री आगे बढ़ रही है तो 6 घंटे में 3 छंग 18 यानी 180 डिग्री आगे बढ़ेगी। रिपीट करके इसको देखना, समझ पाओगे। देखो 1 मिनट की सुई जो है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितना जाती है? आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। 7 मिनट 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 7 से लेके 1 के बीच कितने? 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में 3 छंग 18 180 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब कभी मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा तो चीज़ों को समझाऊंगा। अभी केवल प्रैक्टिस सेट है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि महीने की 3 तारीख को बुधवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 तारीख को बुधवार है तो 26 तारीख। अब 3 से 26 जाओगे
तो आप दो तरीके से जा सकते हो। कैसे कैसे? आप तो पहले देखो 3 से 26 के बीच कितने का अंतर है? 23 का अंतर है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 का भाग दे दो, 7 त्रिक 21, 21 तक जाएगा तो 2 आपका शेषफल बच जाएगा और 2 विषम दिन बच गया तो 2 दिन आगे बढ़ा दो। तो बुध के आगे 2 दिन क्या होता है? गुरु शुक्र होता है, यानी शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका ना, क्लॉक और कैलेंडर के बाद हम क्वेश्चन पजल्स के देखने वाले हैं, जो इस बार पजल्स के क्वेश्चन थोड़ा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रत्येक संख्या में बराबर का चिन्ह के दाईं ओर संख्या की गणना बराबर के चिन्ह के बाईं ओर करना है। यानी आपका यहाँ रिलेशन 2 बता के दिया है और तीसरा रिलेशन आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो मैं रिलेशन देख लेता हूँ कि 15 5 का रिलेशन बन के क्या 9 बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो 15 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? 15 का स्क्वायर, और भागे कर दो अगली वाली संख्या 5 के स्क्वायर से। किससे? 5 के स्क्वायर से। तो बराबर 9 आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 से भागे 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 225/25 करोगे तो 9 आएगा। यही क्रम आगे में लग रहा है। 30 का स्क्वायर होता है क्या? 900 होता है और 900 को 3 त्रिकाई 9, 9 से भाग दोगे 100 आएगा। यही क्रम 12 और 4 में करना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है और 4 का 16। तो 144/16 करोगे तो क्या आएगा? 16 नम्मा 144। तो ये कॉन्सेप्ट आपका लगा है। दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में भाग दे दो तो तीसरी संख्या बराबर पता चल जाएगी। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पजल के बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ, ये तो आपसे बनी जाएगा। इस वाले समीकरण में रख के सबका चिन्ह आपको बदल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 66 बोर्डमास रूल लगाएंगे। पहले चिन्ह बदल के 66 गुणे के लिए क्या है? तो गुणे का अर्थ भागे है। गुणे का अर्थ यहाँ पे क्या बताया है? भागे बताया है। तो 66/3 कर दोगे, भागे 3। फिर प्लस है तो प्लस का क्या बताया है इसने? तो प्लस का माइनस बताया, तो माइनस क्या कर दो? 3 कर दो। फिर भागे है तो भागे क्या बताया? तो भागे का इसने प्लस बताया, प्लस 3 कर दो। ये कोष्टक के अंदर है। फिर माइनस 0/ कितना है? माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ आपका गुणे है। तो हाँ, तो गुणे कर दो। गुणे 0/66। बटे का अर्थ क्या है? तो बटे का अर्थ यानी प्लस है। 0 + 66, तो गुणे 0 + 66 यानी 66 आ जाएगा यहाँ से। तो ये तो आपका 66 हो गया। अब कोष्टक के अंदर क्या है? बोर्डमास रूल से खुद सॉल्व करना। तो बोर्डमास कहता है पहले डिवीजन करो तो यह आ जाएगा। 66/3 करोगे तो 22 आ जाएगा और 22 3 25 और 25 में 3 चला गया तो 22। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? एक सेकेंड, हाँ। और ये गुणे 0 था ना, तो 66 नहीं आएगा आपका। बोर्डमास रूल के अनुसार 0 रहा आएगा और प्लस 66। तो 22 गुणे 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 66 यानी बराबर 66 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही बना लोगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है नहीं इतना, ठीक है। तो खुद से करना, 66 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 कर्मचारियों अभिलाष, चरण तेजा और अविनाश की आय जो है इतनी है, 9 16 15 है। 3 कर्मचारियों की आय क्या है? 9 16 15 है और उनका व्यय इतना है, 13 18 5 है। तो यदि अभिलाष अपनी आय का 1/3 बचाता है तो अभिलाष, चरण तेजा और अविनाश की बचत का अनुपात बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आय दिया है, व्यय दिया है और आपको कुछ रिलेशन भी दिया है और किसी का बचत का अनुपात आपको बताना है। इसके लिए सबकी चीज़ें आप निकाल के बता सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो बचत होती क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि बचत क्या होती है। बचत होती है जितना आप कमा रहे हो, यानी आय कमा रहे हो, उसमें से अगर अपने खर्चे को निकाल दो तो जो बच गया वही क्या हो जाएगा? वही आपका बचत हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। आय जो है बचत जो है आय माइनस खर्चा होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इनके बीच जो रिलेशन बनेगा उनको मैं एक्स के कोफिशिएंट रख लेता हूँ। देखो अगर मैं इनकी आय की बात करूँ ना, तीनों की आय की बात करूँ, बंदों की, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आय की बात करूँ ना तो कितनी है? 9 16 और 15 है, यानी कि 9x रेशियो 9 6 15 है, सॉरी 9x 6x और रेशियो कितना हो जाएगा? 15x इनकी आय है। इसके बाद इनकी बचत का रेशियो क्या है? तो 13 8 और 5 है। तो मैं बचत लिख देता हूँ। बचत है, व्यय है, सॉरी खर्चा है, व्यय। तो व्यय की कितनी है? 13x 8x और रेशियो लगा कितना है? 5x है। अब इन दोनों को अगर घटाओगे ना तो क्या मिल जाएगा आपको? इन दोनों को घटाने के बाद आपको मिल जाएगा बचत। आय में अगर व्यय चला जाए तो क्या मिल जाता है? बचत। यानी कि 9x माइनस क्या करोगे? इसको बाई की कोफिशिएंट रख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा।
8y/, एक x और एक y रख लेता हूँ, ठीक है। तो 9x माइनस पहले वाले क्या आ जाएगा, 9x माइनस 13y आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले के इसी तरह 6x माइनस 8y आ जाएगा, 6x माइनस 8y, और तीसरे वाले का 15x माइनस 5y आ जाएगा। इस तरह से तीनों की बचत आ जाएगी। अब करना क्या है, रिलेशन को पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि अभिलाष जो है अपनी आय का 1/3 बचाता है, ठीक है। तो अभिलाष कहाँ है, समझो, अभिलाष पहले वाला बंदा है और वो अपनी आय का 1/3 बचाता है, यानी आय उसकी कितनी है, 9x है, तो बचाएगा 1/3 यानी 3x बचाएगा। तो 3x जो बचाया ना, उसी बचत का अनुपात क्या है, 9x माइनस 13y दिया हुआ है। जो 3x ये बचाएगा उसी का अनुपात क्या है, 9x माइनस 13y। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से कॉन्सेप्ट समझा नहीं पा रहा हूँ ढंग से, ठीक है। ये 9 इधर आएगा, y इधर जाएगा, ठीक है। तो निकालना क्या है अपने को, तो निकालना यहाँ से x और y का रेशियो है। तो x y का एक मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। तो 3x बराबर 9x प्लस 13y याद रखना, माइनस 13y, इतना याद रखना बस। देखो 3x बराबर क्या है, 9x माइनस 13y है, ये इसकी बचत है और ये बचत इस रूप में है। तो 9x इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा बराबर माइनस का 13y, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो x बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा, 13 इधर है बटे 6, तो 13/6 x बटे वाई आ गया। जैसे ही x बटे वाई आया तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। देखो अभिलाष, चरण तेजा और अविनाश की बचत का अनुपात पूछ रहा है तीनों की, ठीक है। तो तीनों की बचत का अनुपात जो है ना, आप x और y की वैल्यू रख के निकाल सकते हो। और x और y की वैल्यू जो है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है बचत के लिए कैसे निकाला था। जैसे 9x माइनस 13y पहले वाले की रेशियो हो गया, इसी तरह से तीनों को मैंने माइनस करके, आपको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करोगे तो मिल जाएगा वहाँ पे तीनों बचत में जो नीचे मैंने लिखा था ना, तीनों में x और y की वैल्यू पुट कर देना है। x बराबर 13 और y बराबर 6, तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक बचत मेरे पास है तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। x बराबर 13 रखूँगा तो 13 नंबर 117 होगा क्या, x बराबर 13 रखूँगा, 13 नंबर 117 माइनस 13y, तो y की वैल्यू 6 है, तो 13 छंग 78, तो 117 माइनस 78 करोगे कितना आएगा, तो 117 माइनस 78 करोगे तो 39 आएगा। और यहीं से आपका हालांकि आंसर मिल रहा है, लेकिन आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बनाना, रिवाइज करके देख लेना अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो। क्वेश्चन थोड़ा पजल के हैं और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, कि दिए गए संख्या समूहों में वही क्वेश्चन है बराबर वगैरह का अनुसरण करने का, बस इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12-33 का संबंध बना के, यानी प्लस माइनस जो भी हो 57 बन रहा है, तो किस रेशियो से बन रहा है समझना। देखो ये जो बन रहा है ना, पहली संख्या को दोगुना करके दूसरी संख्या को जोड़ दो, तीसरी संख्या मिल जाएगी। अगर मैं 12 का दोगुना करता हूँ तो 12 तेई क्या होता है 36, और प्लस 33, सॉरी तिगुना कर दिया मैंने, दुगुना करना है। 12 गुणे 2 यानी 24 होता है, और 24 में आप कितना जोड़ रहे हो, 33 जोड़ रहे हो, यानी दूसरी संख्या जोड़ दो। पहली संख्या का दोगुना करो और दूसरी संख्या को जोड़ दो, तीसरी संख्या 57 मिल जाएगी। 12 दूनी 24, 24 से 30 57। इसी तरह से 10 28 48 कर लो। पहला का दोगुना क्या हो जाएगा, 10 का दोगुना 20 और प्लस 28, तो 20 28, तीसरा 48 मिल गया। इसी तरह 14 39 का बना लो। 14 का दोगुना होता है 28, और 28 39 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 39 जब जोड़ोगे तो 67 आएगा, तो 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं के अंक के नहीं, दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना है। संख्या के अंक नहीं परिवर्तित करना है, केवल चिन्ह परिवर्तित करना है। तो ये आपके पास लिया हुआ है, आपकी ये बना हुआ है एक प्रकार से ये आपका समीकरण। इसमें से बताना है कौन से संख्याओं को बदल दो। तो मैं पहले से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक, तो अगर मैं पहला वाला देखता हूँ, 4 और 2 और भागे और प्लस लिखा हुआ है, तो पहले से स्टार्ट करता हूँ। देखो अगर भागे और प्लस है, अगर मैं 4 और 2 को बदल दूँ, 4 और 2 को अगर अपन बदल दें तो 19 माइनस 4 और प्लस 2 हो जाएगा। और भागे की जगह क्या रखना है, प्लस रखना है, प्लस, और इस वाले प्लस की जगह भागे रख देता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है। और गुणे प्लस के बाद, हाँ, 2 की जगह 4 रख दिया। और फिर एक सेकंड दोबारा से लिखते हैं अपन, रुको।
सबसे पहले संख्याओं को अपन बदल देते हैं। 19 है, फिर 2 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 2 हो जाएगा इसकी जगह, और 5 की जगह 5 ही रहेगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा। और अब चिन्हों को देख लेते हैं। माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, प्लस की जगह इसने भागे लगाया है, ठीक, और भागे की जगह क्या लगाया है इसने, प्लस लगाया है। गुणे की जगह गुणे ही रहेगा, और बराबर क्या 27 आ रहा है, देखता हूँ। 4 में 2 गए तो कितना आएगा, 4 में 2 का भाग गया तो यानी 2 आएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10, ये 10 हो जाएगा, और ये 2 12। कहीं गलत हो रहा है क्या? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 2 12, 19 12 गए, 7 आना चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है शायद कि संख्याओं के अंक नहीं बदलना है, केवल आपको चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह बदल के देख लेते हैं। तो देखो 19 माइनस 2, प्लस की जगह इसने भागे लगाने को बोला है, भागे 4, और भागे की जगह प्लस गुणे 4 करें ज़रा। तो ये करोगे तो कितना आएगा, 2/4, तो 1/2 आ जाएगा, और 19 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा प्लस 20। देखो ज़रा, 19 दूनी 38, 137। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप खुद से बनाने की कोशिश करना और इसका आंसर मुझे बताना क्या होगा। आई थिंक थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है कि संख्याएं जो है ना, कॉन्सेप्ट में इसमें जो लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है। तो आप करके बताना, अगर नहीं बनेगा तो मैं दोबारा बताऊँगा इसको क्रॉस चेक करके, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बेसिक सा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 1/8वां भाग उसके 14वें भाग से 9 अधिक है तो वह संख्या है। अब ये आपका थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया है। क्या बोला है कि किसी संख्या का जो 8वां भाग है, मैं मान लेता हूँ कि माना संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो x का 8वां भाग क्या हो जाएगा आपका, 1/8x हो जाएगा, ठीक है, 1/8x। ये जो है ना उसके 14वें भाग से 9 अधिक है, यानी कि उसका 14वां भाग से 9 अधिक है, यानी कि 1/8x में अगर मैं उसका 14वां भाग यानी 1/14x घटा दूं, या फिर x/14 भी लिख सकता हूँ, 1/14x घटा दूं तो क्या हो जाएगा आपका, 9 अधिक हो जाएगा, 9 अधिक हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है। कर लो सॉल्व, तो यहाँ से x निकाल लो, ठीक है। 1 मिनट मिटा के बता देता हूँ। देखो संख्या x है, ठीक, x का जो है 1/8 भाग यानी x/8 जो है उसके 14वें भाग से 9 अधिक है, तो बराबर अगर लिख जाओगे तो x/14, 14वें भाग से कितना अधिक है, 9। तो अभी पक्षांतर करोगे तो इधर आएगा ना, ये x/8 माइनस x/14, वही तो किया था, बराबर 9। अब यहाँ से आप ले सकते हो, आप एलसीएम ले सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू आएगी 168, निकालना आपको खुद से है क्योंकि ये तो इजी है, आप बना लोगे। इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके जो भी x की वैल्यू आए पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लॉजिकल वाला है, वही 2 रिलेशन है, तीसरा रिलेशन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या रिलेशन बन रहा आइए देखते हैं। देखो अगर मैं 15 अट्ठे करूँ 120 होगा, और 120/12 करूँ तो 10 आएगा, यानी कि पहली 2 संख्याओं को आपस में गुणा करो और तीसरी संख्या को भाग दे दो तो बराबर 10 मिल जाएगा। 15 अट्ठे होता है 120 और बटे 12 आपका 10 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अगला देखता हूँ, 26 गुणे 6 करूँगा तो 26 छक्का क्या हो जाएगा, और बटे 13 कर दूँगा तो 26 गुणे 6 बटे जैसे ही 13 करूँगा, 13 दूनी 26 यानी 6 दूनी 12 मिल गया। इसी तरह से ये वाला क्रम बना लो, 11 12 4 कर दो, 11 गुणे 12 करोगे और बटे 4 कर दो तो 11 गुणे 12 और बटे 4, 4 एकम 4 4 3 12 यानी 33 आ गया। 33 आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिव्या और दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि की आयु भी जोड़ दिया जाए तो उन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो सुरभि की आयु कितनी है ये बताना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को करेंगे। दिव्या और दक्ष की अगर औसत आयु 22 वर्ष है, कितनी है, 22 वर्ष है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर दिव्या और दक्ष दोनों मिलके 22 वर्ष हैं तो दोनों की टोटल आयु जो है कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, डबल। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं अगर ये मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में कि माना कि दिव्या की जो, एक सेकंड मिटा देता हूँ, माना कि दिव्या की आयु अगर x है, दिव्या की आयु कितनी x है और दक्ष की आयु क्या है, 22 है।
तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, अगर औसत आपका 22 है तो आयु क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दोनों में गुणा 2 करोगे, 22 दूनी 44 आएगा, यानी x + 22 आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सुरभि की आयु को भी जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सुरभि की आयु को जोड़ते हैं, तो उन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि को मैं मान लेता हूँ जेड है, सुरभि क्या है, जेड है। अगर इन तीनों को जोड़ दूँ x + 22 + जेड, तो कितना हो जाता है आपका, तब हो जाता है आपका 28 वर्ष औसत आयु। लेकिन अब 3 लोग हो गए, तो 28 गुणे आप 3 करोगे। क्यों करोगे 28 गुणे 3, क्योंकि अपन टोटल आयु निकाल रहे हैं, औसत थोड़ी ना निकाल रहे हैं। तो औसत में जितनी लोग हों उसकी अगर गुणा कर दो तो टोटल मिल जाता है। तो 28 गुणे 3 करोगे, 20 × 60 = 24, 84 हो जाएगा। तो 84 x + 22 + जेड, यानी तीनों का मान है 84। अब इसमें से x + 22 तो मुझे पता है 44, तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू रख दूँ 44 + जेड। अब जेड सुरभि है बराबर 84। अब जेड बराबर सुरभि की आयु बताना था ना, 84 - 44 करके बता सकते हो। तो 84 - 44 करोगे तो 40 वर्ष सुरभि की आयु, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को आप बना सकते हो। ठीक है, अगला 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणे और डी का अर्थ भागे है। ये भागे लगा लेना इसको। ठीक है, तो ये तो आपको खुद से पुट करके निकालना है, कुछ नहीं करना है। सबका ABCD की जगह जो भी बोला है प्लस माइनस भागे गुणे यही रखना है, रख के आप निकाल सकते हो। ठीक है, रखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं। देखो ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यानी 36 और प्लस हो जाएगा ए की जगह, और 15। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा, तो 15 × 4 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर है। फिर बी है, तो बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ माइनस है, माइनस हो जाएगा 21। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो 21 + 13 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, ए का अर्थ फिर क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दो, 24 है। डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है भागे, तो 24 भागे, अब कोष्टक के अंदर है ये चीज़ें, कोष्टक का ध्यान रखना, 16D। तो डी का अर्थ फिर से क्या है, भागे, तो 16/2 कर देता हूँ, अब भागे 2। अब सबको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 36 आपका प्लस में रहेगा ही, और ये हो जाएगा 15 × 4 = 60, माइनस ये हो जाएगा 21 × 10 31 × 3 = 34, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये 34 हो जाएगा यहाँ से। फिर ये क्या है, प्लस का 24 लगा हुआ है, और भागे 8 आ जाएगा, यानी भागे 8। ये भी भागे 8 बाहर भी है, तो 8 है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले बोर्ड मास से इसको सॉल्व करोगे तो ये +3 दे जाएगा, 8 × 3 = 24 होता है, और ये आपका इधर प्लस कर दो, 60 × 30 = 90 × 96, 96 और माइनस 34, 96 × 3 = 99। अब 99 में 34 घटा दो तो 65 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो आप खुद से कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। 65 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो ए बी से 25 वर्ष छोटा है, 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु से दोगुनी है, तो बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु के 3 गुनी है, तो ए की वर्तमान आयु बताना है। थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि ए जो है बी से कितना छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, और 15 वर्ष बाद जो है बी की आयु सी की आयु से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं करना शुरू करूं तो ए जो है बी से अगर 25 वर्ष छोटा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी - 25 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 25 वर्ष छोटा है ना बी से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि बी की आयु सी की आयु की दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु की दोगुनी हो जाती है, यानी कि बी को अगर मैं 15 जोड़ देता हूँ, बी की आयु बी + 15, 15 वर्ष बाद कह रहा, सी की आयु क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो सी की आयु को दुगुनी अगर होगी तो सी + 15 ये भी होगा, 15 वर्ष बाद ये भी 15 साल बढ़ेगा, लेकिन दोगुना हो जाएगा, यानी 2 लगा दूंगा। इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आपका क्या 2c + 30 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा समीकरण आपका क्या बन रहा है कि समीकरण बन गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तीसरा समीकरण क्या बनेगा, जो आपको बोला है कि बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु के 3 गुनी है, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु के 3 गुनी है। कहने का मतलब ये कि अगर बी वर्तमान आयु बी है तो सी क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा, बी बराबर। एक समीकरण आपका ये भी बन गया, 3 समीकरण आपके बन गए। अब समीकरण 2 और 3 को हल कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 है ये 3 है। जैसे सी की वैल्यू निकालना है ना, तो b बराबर 3c रख दो आप, b बराबर यहाँ पे 3c रख दोगे इस वाले में, तो जैसे ही b बराबर 3c रखोगे तो आपकी बातें यहाँ से बनती दिख जाएंगी। कैसे, 3c, ये 2c है 3c, तो ये 2c इधर आएगा तो क्या होगा c बराबर ये 15 दूनी 30, यानी 15 आ जाएगा। c की आयु कितनी आ जाएगी, 15।
तो सी आपका 15 हो जाएगा। जैसे ही सी 15 हुआ तो बोला क्या है, क्वेश्चन को समझना, बी की आय सी की आय की 3 गुनी है, सी 15 है तो बी क्या होगा, 45 होगा। अगर बी 45 हो गया, बी 45 हो गया तो उसके बाद निकालना क्या था, ए। तो ए क्या है, बी -25 होता है, यानी 45 - 25 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो भी होगा वही आंसर होगा और 20 वर्ष ए की आय हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को दोबारा थोड़ा सा समझना आप रिवाइज करके, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये था आज का पूरा सेगमेंट एमपी पटवारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पजल से और क्लॉक एंड कैलेंडर से। वीडियो सेगमेंट कैसा लगा, क्या सुधार किया जा सकता है, सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।